धन्यवाद। अभी 2 मिनट पहले ही देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। 44 मिनट लंबी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या था, क्या मकसद था, क्यों करी गई, ये मेरी समझ से बाहर है। लेकिन पिछले 56 दिन जब से कि आचार संहिता लागू हुई, चुनावों का अनाउंसमेंट हुआ, जो 56 इंच की छाती की बात करते थे और 5600 झूठ बोले, उनको शायद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसकी ज़रूरत शायद इसलिए पड़ी क्योंकि बौखलाहट साफ नज़र आ रही है। एक अंग्रेज़ी में शब्द होता है लास्ट डिच एफर्ट, कुछ तो करके कुछ तो वोट आ जाएं, लेकिन वोट आने वाले नहीं हैं। मैं मूलतः 2-3 चीज़ों पर ही टिप्पणी करना चाहूँगी कांग्रेस पार्टी के प्लेटफॉर्म से, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत सारी बातें बोली गई और गृह मंत्री ने स्वयं अपने मुंह से ये बातें बोली। इसलिए मेरा सीधा सवाल उनसे ये है कि जब वो उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर योगी जी का गुणगान करते हैं, योगी जी की जय जयकार करते हैं, तो वो क्या कहेंगे आशा सिंह की आंख में आंख डालकर, जिसके पति को मारने का, जिसकी बेटी के साथ बलात्कार करने का काम इन्हीं के विधायक ने किया था और वो आरोपी नहीं दोषी पाया गया। वो क्या कहेंगे पूनम पांडे को, हमारी उस प्रत्याशी को जो आशा बहू थी और जब वो मानदेय की मांग करने गई तो उसको जूतों से कुचला गया। वो क्या कहेंगे सदफ जाफर को जो एक स्वतंत्र देश में अपनी आवाज़ उठाती है एक नीति के खिलाफ और उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। पर सबसे ज़्यादा अमित शाह जी, हम आपसे एक ही बात पूछना चाहते हैं, आप क्या कहेंगे उन किसान परिवारों को लखीमपुर के जिनका हत्यारा, जिसने नरसंहार किया, आज वो आज़ाद आसमान में के नीचे घूम रहा है और उसके पिता को आप गृह राज्य मंत्री बनाकर अपने बगल में गोदी में बिठाकर चुनावी सभाएं करते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर की उत्तर प्रदेश में बात करने से पहले आप इन मूल सवालों का जवाब जरूर दे दीजिए। दूसरा, नड्डा जी ने भी कहा और इस बात को अमित शाह जी ने भी कहा कि हमने ये डेवलपमेंट पे चुनाव लड़ा है, हमने विकास के मुद्दे की बात करी है। इतना ही विकास था तो आपको अमेरिका की सड़कें और पश्चिम बंगाल के पुल और आंध्र के बांध और चीन के हवाई अड्डे ना दिखाने पड़ते। अगर इतना ही विकास किया होता तो जो स्तरहीन ओछी भाषा का प्रयोग चुने हुए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी जी को इसमें करना पड़ा, ना करना पड़ता। और सबसे बड़ी बात तो यह है, आपने कहा तुष्टीकरण हम नहीं करते हैं, आपसे ज्यादा तुष्टीकरण दूसरा कोई नहीं करता है। अमित शाह जी ने कहा किसी छुटपुट आदमी ने काशी मथुरा की बात करी होगी, जी नहीं। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार केशव प्रसाद मौर्य अमित शाह जी के बहुत चहेते, उन्होंने ये बात कही थी। तो या तो वो छुटपुट व्यक्ति हैं या अमित शाह जी को समझ में आ गया कि गर्मी का, चर्बी का, 80-20 का, अब्बाजान का, कब्रिस्तान का, इनका क्या मतलब था इस चुनाव में। ये चुनाव गर्मी चर्बी नहीं, जैसे कि मेरी नेता कहती है, ये चुनाव मूलतः भर्ती पर था। आपने उसकी बात नहीं करी। आपने कहा हमने बहुत विकास कर लिया उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का अंतिम चरण बाकी है। 70 लाख नौकरियां आप लोगों ने कही थी, आपने उसमें से कितनी नौकरियां बनाई बस यही बता दीजिए, बाकी सारी बातें जबानी जमा खर्च हैं। तो कहीं पर झूठ बोलना और ये सोच के निकल जाना कि दुनिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कन्विंस हो जाएगी, गलत है। क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव के मुद्दे 3 ही थे, बेरोजगारी, कमर तोड़ महंगाई और किसानों का शोषण। और उस सब पर आपका स्कोर नील बटा सन्नाटा है, क्योंकि बेरोजगारी का यह आलम है कि आप रोजगार के बारे में बात नहीं करते और महंगाई का यह आलम है कि आदमी ये डर रहा है कि आज पेट्रोल भराऊं या 7 तारीख को भराऊं या 10 को भराऊं, क्योंकि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में तो लगने वाली आग है और आप उसको इधर उधर येन तेन प्रक्रिया करके कहीं और ब्लेम करना चाहेंगे। अंत में हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि 2-3 बार एक शब्द का प्रयोग किया गया, वो शब्द था रिस्पॉन्सिव कैंपेन। हमने बड़े वैज्ञानिक तरह से कैंपेन चलाई। अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, आपको इस देश ने बहुमत ये सोच के दिया था कि आप एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट चलाएंगे। रिस्पॉन्सिव कैंपेन चलाना आपकी पार्टी का काम है। रिस्पॉन्सिव कैंपेन का क्या ढोल तमाशा बजा रहे हैं आप?
आपको चलानी रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट थी जो आपने नहीं चलाई, और आपकी थेथरेई और बेशर्मी इस हद की थी कि जब आप पर यूक्रेन से सवाल पूछा गया तो आपने कहा कि हां, इसका सकारात्मक प्रभाव और असर पड़ेगा चुनावों पर। वो बच्चे जो फंसे हुए हैं, जिनकी चित्कार और जिनके आंसू देख के आज भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, वो बच्चे जो बर्फ गलाकर पानी पीने को मजबूर हैं, वो बच्चे जो किलोमीटर दर किलोमीटर 6-6 लीटर पानी अपनी पीठों पर लाद के चल रहे हैं, जो युद्ध जोन में फंसे थे, आपने उनको निकालने का काम बिल्कुल नहीं किया। वो अपने आप रिस्क लेकर युद्ध जोन से निकलकर आसपास के बॉर्डर्स तक पहुंचे, वहां से आपके विमान उनको वापस ला रहे हैं। वो टिकट खरीद कर भी आ सकते थे। और यही नहीं, आपने उन बच्चों से जबरन नारे लगवाने का काम किया, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने भारत माता का नारा लगाया, लेकिन मोदी जी का जयकारा नहीं लगाया। आपकी मंत्री वहां जाके 3 भाषाओं में बोलती है, बच्चों ने तालियां नहीं बजाई। आपकी दूसरी मंत्री हाथ खोल जोड़ के खड़ी रहती है, बच्चों ने उधर देखना लाजमी नहीं समझा। आपके मंत्री को रोमानिया के मंत्री ने खरी खोटी सुनाई वहां जाकर झूठ बोलने की। और जिन बच्चों से कहा गया जो पहले टॉयलेट साफ करेगा वो हिंदुस्तान पहले जाएगा, आपको लगता है यह सकारात्मक प्रभाव दिखाएगा? इसको राजनीति से जोड़कर बात करना ही तो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है और आपकी सबसे बड़ी मजबूरी है। हम लोग ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। कुछ गरीब परिवारों का यहां पे जिक्र हुआ था। इस देश में 15 करोड़ गरीब परिवार, मैं परिवारों की बात कर रही हूं, लोगों की नहीं, 15 करोड़ गरीब परिवार ऐसे हैं जिनकी आय आधी हो गई। आपने उनको झुंझुना दिया फ्री राशन का। वो आपकी बदौलत नहीं है, वो आप अपने घर से लाकर नहीं दे रहे हैं, वो देना आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है, नीति है फूड सुरक्षा अधिनियम के तहत। और अंत में मैं इतना कहूंगी, और मैं शुक्रगुजार हूं उत्तर प्रदेश की उस स्वाभिमानी जनता का और प्रियंका गांधी जी के जज्बे का और साहस का, जिन्होंने मोदी जी को आड़े हाथों लिया जब उन्होंने एक वृद्ध महिला को अपने नमक खाने की दुहाई देकर वोट मांगने की गंदी और घिनौनी राजनीति करी। और अंत में मोदी जी को नाक रगड़ के माफी मांगनी पड़ी और यह कहना पड़ा नमक जनता ने नहीं, उन्होंने खाया है। यह उत्तर प्रदेश के हर उस वोटर के स्वाभिमान की जीत है और कांग्रेस पार्टी की नीतियों की और हमारे नेताओं की, विशेष तौर से प्रियंका जी की जीत है, जिन्होंने लगातार हिम्मत बांधकर पूछने की जरूरत समझी मोदी जी से कि आखिर आपने ऐसा कहा क्या। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और इससे पहले जो योगी जी ने करी, ये सब जबानी जमा खर्च है जो हम लोगों ने पूरे कैंपेन के दौरान देखा। जनता ने इनके सांसदों को, इनके विधायकों को गांवों में घुसने की अनुमति नहीं दी है। तो सुपड़ा साफ होने वाला है और ये एक तूफान से पहले का जो शोर मचाने की कोशिश होती है सन्नाटे में, उसी की एक साजिश लगती है। क्योंकि 56 दिनों में ऐसा कोई बात नहीं कही गई, ऐसी कोई काम नहीं किए गए जिससे चुनाव थोड़ा बहुत भी इनके फेवर में 5 राज्यों में जाता हुआ दिखे। धन्यवाद बहुत बहुत। यही हमारा रिएक्शन था इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। क्योंकि उन्होंने इस बात का उल्लेख किया और आपने इस बात का जिक्र किया, अगर प्रधानमंत्री जी ने एक्सटेंसिव कैंपेन की और ये 5 राज्यों का चुनाव उनके चेहरे पे लड़ा जा रहा था, तो जब भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में बुरी तरह से शिकस्त पाएगी और हारेगी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा जी अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने ऑफिस में करके ये मानेंगे कि ये उनकी नहीं मोदी जी की हार है? क्योंकि जिन नीतियों का वो जिक्र करते हैं, उन्हीं नीतियों के चलते इस देश में लोग बेरोजगार हैं। उन्हीं नीतियों का परिणाम है कि पेट्रोल 100 के पार है और रसोई गैस 1000 पर है और लोगों में टकटकी लगी हुई है कि आज नहीं तो कल जबरदस्त आग लगने वाली है। उन्हीं नीतियों का अंजाम है कि लखीमपुर में नरसंहार के बाद
वो मंत्री बना रहता है अजय मिश्र टेनी, और उसके लड़के को बेल मिल जाती है, किसान लेकिन अभी भी गिरफ्तार है। इन्हीं नीतियों का परिणाम है कि 15 करोड़ परिवारों की आय आधी हो गई और इनके 2-4 पूंजीपति मित्रों की आय 23 लाख करोड़ से बढ़कर 53 लाख करोड़ पहुंच गई। कौन सी नीतियों की बात करते हैं? क्या ये उन नीतियों की बात करते हैं जिसमें ये झुंझुना देते हैं 5 किलो राशन का? ये खाद्य सुरक्षा बिल है, आपको करना ही पड़ेगा, इसीलिए सरकारें चुनी जाती हैं। जो नमक आपने दिया, और मैं यहां पर बैठ के अकेले बात नहीं करती हूं, मैं गांव देहात में रहती हूं, वहां से घूम कर आती हूं, 2.5 महीने बाद आई हूं, और वहां पर लोग कहते हैं नमक की जगह रेत और बालू दी जा रही है। जिस झुंझुने को आपने चुनाव तक रखा है वो आपका कर्तव्य है करना। तो अगर प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर यह चुनाव लड़ा गया है तो फिर तो हार भी उन्हीं की होनी चाहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।